नमस्कार, मैं अजय कुमार। महसूस कीजिए कि अगर आपकी आंखों के सामने आपकी जिंदगी और परिवार तबाह कर देने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हो तो आपको कैसा लगेगा। सोच कर देखिए कि अगर आपकी आंखों के सामने मानवता की सबसे क्रूरतम घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग खुलेआम घूम ही ना रहे हों बल्कि सत्ता के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हों तो आपको कैसा लगेगा। गुजरात दंगों में अपनी दुनिया गंवा चुके ज्यादातर लोगों की यही कहानी है। यह लोग पिछले 21 साल से अपनी चेतना को सत्ता के यहां गिरवी रख चुकी भीड़ की तरह इनकाउंटर की मांग नहीं कर रहे थे बल्कि न्याय का दरवाजा खटखटा रहे थे। मगर न्याय है कि उसने सत्ता की हनक के आगे खुद को नतमस्तक कर दिया है। गुजरात दंगों से जुड़े अभी हाल ही में आए नरोदा नाम के फैसले को देख लीजिए। चश्मदीद गवाहों की बातों के माने तो जिन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था उन्हें बरी कर दिया गया है। जब ये लोग रिहा होते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मानवीय मूल्यों को सोचकर अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होते हैं बल्कि इनके समर्थक जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा इस तरह से लगाते हैं कि इन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदा नहीं है। जो किया है वह बिल्कुल ठीक किया है। जीत मुस्लिमों से नफरत के नाम पर खड़ा किए गए जय श्री राम के नारे की हुई है, हिंदुत्व के विचार की हुई है। उन्हें अपने किए पर गुमान है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद गुजरात दंगों से जुड़े ज्यादातर आरोपियों को रिहा करने का सिलसिला शुरू हो गया। जो पहले दोषी थे उन्हें बरी कर दिया गया। नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे से जुड़े 9 में से 8 मामलों को बंद करने का फैसला दे दिया। तो चलिए इस वीडियो में इन्हीं सब मामलों पर विस्तार से बात करते हैं। गुजरात दंगे की बात 21 साल पुरानी है, इसलिए मामले को ढंग से समझने के लिए उसे फिर से दोहराना जरूरी है। उस समय से लेकर अब तक गुजरात दंगों की हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की कार्रवाई कहकर जायज ठहराने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि 2002 के दंगे गोधरा की घटना से भड़के। इस घटना में उन्हें मारा गया जो मंदिर बनाने के संकल्प से अयोध्या गए थे और अयोध्या से वापस लौट रहे थे। जब गाड़ी गोधरा में रुकी तो उसमें आग लगा दी गई जिसके चलते डिब्बे में मौजूद सभी कार सेवक जलकर मर गए। इसमें 59 लोगों की मौत हुई। हिंदुत्ववादी संगठनों का दावा था कि कार सेवकों को मुसलमानों ने मारा, जबकि जो घटना को महज हिंदू मुस्लिम की खांचे से नहीं देख रहे थे उनका तर्क था कि यह घटना एक तरह की साजिश थी ताकि मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके। इस घटना के बाद यह हुआ कि गुजरात के कई मुस्लिम बहुल इलाकों में दंगे हुए। इतिहासकारों के मुताबिक यह दंगे नहीं थे बल्कि मुस्लिमों के खिलाफ नरसंहार था। इतनी विभत्स घटनाएं घटी जिस पर मानवता हमेशा शर्मिंदा रहेगी। इसमें तकरीबन 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे। गुजरात दंगों से जुड़े हिंसा के बदले प्रतिहिंसा के तर्क पर प्रोफेसर हिलाल अहमद ने बड़ी बारीक ढंग से अपनी किताब अल्लाह नाम की सियासत में लिखा है कि साल 1990 में हिंदू और मुसलमानों के बीच की हर लड़ाई सभ्यताओं की लड़ाई में बदल दी गई थी, जिसका फैसला राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के अस्तित्व पर टिक गया। साल 1993 के बाद के दंगे में अयोध्या विवाद एक संदर्भ बिंदु की तरह काम करने लगा था। गोधरा की घटना के बाद कार सेवकों की जली हुई लाशों को एक प्रतीक के तौर पर पेश किया गया। उस समय गुजरात राज्य में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। भाजपा की राज्य सरकार ने जहां तक मुमकिन हुआ गोधरा के अवशेषों को प्रसारित किया और पुरजोर कोशिश की कि प्रत्येक हिंदू तक जली हुई लाशों की छवियां पहुंच सके। यही कारण था कि जली हुई लाश और रेल के उस डिब्बे के कई वीडियो और सीडी बनवाई गई। इन प्रसारित छवियों ने हिंदुत्व राजनीति के तर्क की संरचनाओं को नई मजबूती दी। कार सेवकों पर हुए जानलेवा हमले से इतिहास में हुए मुस्लिम दमन के तर्क का एक नया स्पष्टीकरण मिला और कार सेवकों का बलिदान हिंदुओं पर होने वाले अन्याय की एक नई मिसाल बना दी गई। यह स्पष्टीकरण बताता है कि कैसे हिंदुत्व के तर्कों को समय और काल की परिधि से परे ले जाकर सर्वकालीन बना दिया गया। मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दंगे को तकरीबन एक तरफा कर दिया था। हिंसा के कारणों के निर्माण से लेकर हिंसा अंजाम देने और फिर शिकार समुदाय को अन्य अप्रत्यक्ष तरीकों से प्रताड़ित करने तक राज्य सरकार की भूमिका संदिग्ध बनी रही। ऐसे में इस हिंसा को हिंसा के बदले प्रतिहिंसा नहीं बल्कि प्रायोजित हिंसा कहा जाना चाहिए। अंग्रेजी में कहें तो स्पॉन्सर्ड वायलेंस। जानकारों का कहना है कि अगर गुजरात सरकार के बस में होता तो गुजरात दंगों से जुड़े सारे मामले कब के खत्म कर दिए जाते। वह तो भला कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसने हस्तक्षेप किया, न्याय की गुंजाइश तभी बनी।
ऐसी कई रिपोर्ट हैं जो बताती हैं कि पीड़ितों के बयान को दर्ज नहीं किया गया। बिल्किस बानो का ही मामला देखिए। वह 5 महीने की गर्भवती महिला की स्थिति में थी। उनके साथ गैंग रेप हुआ था। उनके परिवार वालों के 15 सदस्य और उनकी 3 साल की बेटी को मार दिया गया, मगर पुलिस ने महज 7 लोगों के मर्डर की शिकायत दर्ज की। ना ही रेप की शिकायत दर्ज की, ना ही परिवार के अन्य लोगों के मर्डर की। कुछ मानवाधिकार संगठन के बदौलत बिल्किस बानो ने केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को सजा दिया, मगर फिर से नरेंद्र मोदी के दौर में 15 अगस्त 2022 को 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और 2 मई को सुनवाई होगी। इस तरह के गुजरात दंगों से जुड़ी कई घटनाएं हैं जो यह बताती हैं कि सबूतों को खत्म किया गया, गवाहों को प्रताड़ित किया गया। जिन्हें आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए लड़ना था, वह आरोपियों को मुक्ति दिलवाने के लिए लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में हस्तक्षेप किया। 1594 मामले को फिर से खोला गया। 600 गिरफ्तारियां हुई, मगर गुजरात सरकार कई तरह का अड़ंगा लगाती रही। साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की पूरी छानबीन करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, मगर कुछ ही मामले दर्ज किए गए। यानी यहीं पर यह तय हो गया कि न्याय पूरी तरीके से संभव नहीं है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भाजपा के नेताओं, संघ परिवार के लोगों और पुलिस अधिकारियों के बीच उस समय की कॉल रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया गया। गवाहों को सुरक्षित रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। मतलब ऊपर ऊपर न्याय करने की कार्रवाई हो रही थी, मगर भीतर ही भीतर न्याय तक पहुंचने की सारी जरूरी शर्तें मरती जा रही थीं। साल 2006 में जाकिया जाफरी ने गुजरात दंगों को बड़ी साजिश का परिणाम बताते हुए उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। यह मामला बहुत लंबे समय तक चला और साल 2022 में नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया गया। जबकि बहुत बारीकी से इस पूरे मामले का अध्ययन करने वाले तमाम जानकार बताते हैं कि ऐसे कई साक्ष्य हैं जो यह बताते हैं कि गुजरात दंगा पूरी तरीके से राज्य प्रायोजित था। इस विषय पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, कई रिपोर्ट छप चुकी हैं, कई सवाल उठाए जा चुके हैं। जैसे कि जानकार कहते हैं कि क्या एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट और निचली अदालत के फैसले से नरेंद्र मोदी का गुजरात दंगों के नरसंहार से जुड़ा आरोप सचमुच में खारिज हो जाता है? ऐसा क्यों हुआ कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगा पीड़ित इलाकों में पहुंचने में 5 दिन लग गए? ऐसा क्यों हुआ कि जिस गोधरा कांड को आधार बनाकर दंगे का माहौल बनाया गया, उस ट्रेन की फॉरेंसिक जांच 2 महीने बाद की गई, जबकि सभी लोगों के बीच उसकी तस्वीर पहुंच रही थी? ऐसा क्यों हुआ कि उस समय के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के इस बयान को गंभीरता से नहीं लिया गया, जो यह था कि गोधरा कांड के कुछ घंटे के बाद ही मुख्यमंत्री के आवास पर मीटिंग बुलाई गई और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कहा गया कि हिंदुओं को अपना गुस्सा जाहिर करने की पूरी छूट दी जाए। पत्रकार आशीष खेतान ने उस समय संघ परिवार और हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े कई नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन करके यह जानकारी हासिल की थी कि उनके बयानों से पता चलता है कि गुजरात दंगा बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का परिणाम है। इस स्टिंग ऑपरेशन को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? एसआईटी ने नरेंद्र मोदी से मजबूती के साथ सवाल जवाब क्यों नहीं किए? उन्हें पूरी तरह से छूट क्यों दे दिया? सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे मसले पर छानबीन करने के लिए एसआईटी गठित होने में 6 साल लग गए, मगर 6 महीने के भीतर ही गुजरात में नरेंद्र मोदी ने गौरव यात्रा निकाल दी। इस गौरव यात्रा का क्या मतलब था? सितंबर 2002 में मेहसाणा में दिए गए भाषण में नरेंद्र मोदी ने खुलकर मुस्लिमों के खिलाफ नफरती भाषण दिया। जिस भाषण में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी और उन्हें पाठ पढ़ा दिया गया जैसी बातों का जिक्र था। इनका क्या मतलब है? सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नाम की वेबसाइट पर गुजरात जेनोसाइड मिस्ट्री ऑफ द क्लीन चिट नामक शीर्षक के अंतर्गत एक रिपोर्ट छपी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता तिस्ता सेतलवाड़ की यह रिपोर्ट बताती है कि सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की 2010 और 2012 दोनों रिपोर्टों को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि यह दोनों रिपोर्ट मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट नहीं देती हैं। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी की रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी के हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है कि बयान के साथ उनके सांप्रदायिक मनोस्थिति का जिक्र है। इस बात का जिक्र है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने दंगा शांत करने के लिए कुछ भी नहीं किया, नफरती भाषण को जारी रखा, उन पुलिस अधिकारियों और मंत्रियों को पुरस्कृत किया जिन्होंने दंगा करवाने में भूमिका निभाई। ऐसी कई सारी बातों का जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट करती है, मगर साल 2022 में नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इन सारे आरोपों से मुक्ति दे डाली। यह तो हुई गुजरात दंगों के आरोपी के तौर पर मुख्य सूत्रधार नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई कहानी पर बात, और इस बात पर बात कि गुजरात की भाजपा सरकार ने
गुजरात दंगों की पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए किस तरह का रास्ता अख्तियार किया। इन सारी बातों से गुजरते हुए यह बात भी पता चल जाती है कि गुजरात दंगे में आरोपी के तौर पर 2002 का तत्कालीन पूरा सरकारी सिस्टम शामिल था। सरकारी सिस्टम के साथ भाजपा सरकार, संघ परिवार और हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े लोग भी शामिल थे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तब से गुजरात दंगों से जुड़े आरोपियों के बरी होने का सिलसिला भी शुरू हो गया। साल 2016 में गुजरात की साबरकंठा कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया, जिन पर ब्रिटिश मूल के 3 मुस्लिम और एक ड्राइवर को जिंदा जलाकर मार डालने का आरोप था। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन सभी को निचली अदालत में रिहा कर दिया गया था। उच्च न्यायालय में अपील की गई और अगस्त 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले बंद कर दिए तो इसका मतलब है कि यह मामला भी बंद हो गया। अदालत ने कहा कि उसके पास गिरफ्तार अभियुक्त को रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनके खिलाफ अपराध साबित नहीं हो पाया। साल 2016 में अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी मामले में 24 आरोपियों को दोषी पाया और 39 आरोपियों को बरी कर दिया। गुलबर्ग सोसाइटी मामला गुजरात दंगे का एक ऐसा मामला है जिसमें नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाया गया था। गुलबर्ग सोसाइटी में 28 फरवरी 2002 को दंगा भड़का था। 69 लोगों की भीड़ ने हत्या कर दी थी। जिन लोगों की भीड़ ने हत्या की उसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे, जो कई सालों से वहां पर सांसद बनते जा रहे थे। कहा जाता है कि यहां से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, मगर उन्होंने कहा कि उन्हें 5 घंटे तक पता ही नहीं चला कि गुलबर्ग सोसाइटी में दंगा हो रहा है। स्थानीय पुलिस ने 46 लोगों को गिरफ्तार किया। एसआईटी की जांच शुरू हुई तो इसके अलावा 28 लोगों को फिर से गिरफ्तार किया गया। इन्हीं में से 24 को दोषी करार दिया गया और 39 को बरी कर दिया गया। उच्च न्यायालय में 17 अपीलें दायर की गई थी। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को बंद कर दिया, तो इसका मतलब है कि इस मामले को भी बंद कर दिया गया। बीबीसी से बात करते हुए गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में अपने रिश्तेदारों को खोने वाली 64 वर्षीय सायरा बानो ने कहा कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनकी पहचान किए जाने के बाद भी सभी को जमानत मिल गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुलबर्ग सोसाइटी दंगों में अपने बेटे को खोने वाले दारा मोदी कहते हैं कि हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। सभी अभियुक्त इस समय जेल से बाहर हैं। एसआईटी ने काम किया है, लेकिन सभी अभियुक्त ऊपरी अदालत में जाकर रिहा हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी लड़ाई बेकार गई है। अक्टूबर 2016 में गुजरात हाई कोर्ट ने सरदारपुरा नरसंहार मामले में 31 दोषियों में से 14 को रिहा कर दिया, 17 को उम्र कैद की सजा दे दी। उत्तरी गुजरात में सरदारपुरा पड़ता है। यहां पर 3 मुस्लिम बस्तियां थी। भीड़ ने हमला किया। मुस्लिम बस्तियों के लोग भागे। भीड़ के डर से 33 लोगों ने घर में शरण ली। भीड़ ने इस घर का पता लगाकर उस घर में बिजली के नंगे तार से बिजली प्रवाहित कर दिया, जिसमें 29 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिन 14 लोगों को उच्च न्यायालय ने रिहा किया, उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर रिहा किया गया। 2002 में गुजरात दंगे में गांधीनगर जिले के कालूल तालुका के गांव पलियाद में 250 लोगों पर हमला, लूटपाट करने, अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्ति को तोड़फोड़ करने के आरोप में 28 लोगों को आरोपी बनाया गया था। गांधीनगर जिला कोर्ट ने 28 लोगों को साल 2017 में बरी कर दिया। आरोपियों में कालोल नगर सहकारी बैंक के चेयरमैन गोविंद पटेल भी शामिल थे। जिला जज ने यह कहते हुए आरोपियों को बरी किया कि इन पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। गवाह भी गवाही देने से मुकर गए। ओड गांव में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने 44 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन सबके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। निचली अदालत ने मामले में 10 लोगों को दोषी ठहराया, जबकि 30 अन्य को बरी कर दिया। बीबीसी पर इस मामले को लेकर इद्रिस वोरा का बयान छपा है। इद्रिस वोरा कहते हैं कि वे इस बात को पचा नहीं पाते हैं कि जिन लोगों ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया वह खुलेआम घूम रहे हैं। उनका कहना है कि 20 साल से भटकने के बाद उन्हें न्याय नहीं मिला है। जनवरी 2023 में पंचमहल कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़े 22 आरोपियों को सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया, जिन पर 17 मुस्लिम लोगों और 2 बच्चों की हत्या करने का आरोप था। अप्रैल 2023 गांधीनगर कोर्ट ने 27 लोगों को बरी कर दिया, जिन पर एक महिला के साथ गैंगरेप का आरोप लगा था, हत्या का आरोप लगा था। कोर्ट ने इन्हें भी यह कहते हुए बरी कर दिया कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिला है। गवाह गवाही देने से मुकर गए। गवाह आरोपियों को पहचानने से मुकर गए। इस तरह से देखा जाए तो साल 2014 के बाद गुजरात दंगों के आरोपियों की
धड़ाधड़ सुनवाई हुई है, ज्यादातर आरोपियों को बरी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई है। कानूनी मामलों के जानकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि हमारी न्याय प्रणाली में ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी गई है कि लंबा समय बीतने पर न्याय नहीं होगा, बल्कि मामले को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे कई मामले हैं जो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। 1984 का सिख विरोधी दंगा आजाद भारत के कुछ बदनुमा दागों में से एक है। 3 दिन में तकरीबन 3000 हत्याएं हुई थी। इस मामले की सुनवाई आज तक चल रही है। केवल एक मामला बचा था नरोदा गांव का, उसी मामले पर फैसला आया है। 28 फरवरी 2002 को 11 मुसलमानों को नरोदा गांव में जला दिया गया था। 21 साल बाद इस मामले पर फैसला आया। 20 अप्रैल 2023 को स्पेशल कोर्ट ने इस मामले के आरोपी बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी, गुजरात सरकार की पूर्व मंत्री मायाबेन कोडनानी और वीएचपी नेता जयदीप पटेल समेत 67 लोगों को बरी कर दिया। 20 अप्रैल को महज 15 मिनट में अपनी फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं, मामले में न तो पर्याप्त सबूत हैं और न ही कोई स्वतंत्र गवाह है। 2002 में गुजरात दंगों के बाद जब चुनाव हुए तो माया कोडनानी फिर से विधायक बनी। 2007 में भी चुनाव जीतकर विधायक बनी। मुख्यमंत्री मोदी के कैबिनेट का वह हिस्सा बनी। वह तो भला कीजिए साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए गठित एसआईटी की टीम का, जिन्होंने गुजरात दंगों के आरोप में माया कोडनानी को गिरफ्तार किया और उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा। इस मामले के चश्मदीद गवाह सैयद यूनिस का बयान दैनिक भास्कर में छपा है। ये बताते हैं कि 28 फरवरी 2002 को वीएचपी और बजरंग दल ने बंद का ऐलान किया था। दोपहर तक शांति थी। अचानक चारों ओर से भीड़ जमा होने लगी। भीड़ किसी का इंतजार कर रही थी। तभी मायाबेन कोडनानी यहां पहुंची। भीड़ की वजह से मायाबेन एक स्टूल पर खड़ी हुई और हमारे घरों की तरफ इशारा करते हुए भड़काऊ बातें कहने लगी। वे बार बार कह रही थी कि गोधरा में मुस्लिमों ने हिंदुओं को जलाकर मार दिया है, इन्हें अब खल्लास कर देना है। मायाबेन के बाद वीएचपी नेता डॉक्टर जयदीप पटेल ने भी भाषण दिया था। वह कह रहे थे कि साफ कर डालो, कोई बचना नहीं चाहिए, अब हमारी बारी है। इसके बाद भीड़ नारे लगाने लगी। वो 2005 से इस मामले को वकील शमशाद लड़ रहे हैं। दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताते हैं कि 28 फरवरी 2002 को वीएचपी और बजरंग दल ने अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में बंद बुलाया था। इसी दौरान नरोदा गांव में हिंसा हुई। 11 लोगों को 2 अलग अलग घरों और सड़क पर जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने इस मामले में सिर्फ 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कई संस्थाएं और ह्यूमन राइट्स कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट गए तो 2009 में एसआईटी बनी। ऑन कैमरा गवाहों का बयान लिया गया। केस में साइंटिफिक एविडेंस तलाशे गए। तहलका मैगजीन के पत्रकार आशीष खेतान ने एक स्टिंग किया, जिसके कई आरोपियों ने कबूल किया कि कैसे उन्होंने प्लानिंग किए और हमला किया। आशीष की टीम ने भी कोर्ट को सबूत दिए। वीडियो का एफएसएल और ऑडियो का वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट हुआ, दोनों पॉजिटिव पाए गए थे। इलाके के मोबाइल टावर की लोकेशन भी सबूत थी। मायाबेन कोडनानी और दूसरे आरोपियों की लोकेशन दंगे के दिन नरोदा गांव में ही थी। मामले में कुल 10 चार्जशीट तैयार हुई थी। 86 आरोपी थे। एक आरोपी पहले ही बरी हो गया था। सुनवाई के दौरान 18 आरोपियों की मौत हो गई थी। गवाहों ने बताया कि कैसे लोगों को जिंदा जला दिया गया, कैसे तलवारों से काटा गया। इतने सारे सबूत होने के बाद कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया? बाकी आप सोचते रहिए। इस पूरे मामले को अगर चंद लाइनों में समेटना हो तो राहत इंदौरी का यह शेर सुन लीजिए, जिसे असउद्दीन अवैसी ने अपनी राय रखते हुए एक जनसभा में कहा, जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमी को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।